माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़े हैं, अभी आगे और सीखेंगे। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पर, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सीखेंगे हम आज अम्लों की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से। अम्ल के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, क्षार के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो अम्ल और क्षार के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया होती है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज का ये पहला टॉपिक, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो ये देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्ल रिएक्शन के फलस्वरूप लवण बनता है, जल बनता है। ये अम्ल और क्षार के बीच भी अभिक्रिया होती है। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि अम्ल और क्षार के बीच भी जब अभिक्रिया होती है तो ये लवण और जल बनता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार प्रोडक्ट के रूप में लवण और जल। यदि हम थोड़ा सा गणित लगाएं, मैथमेटिक्स लगाएं, तो क्या हम पा सकते हैं? जल, लवण, अम्ल और बच गया ये धात्विक ऑक्साइड और क्षार। इसका अर्थ हुआ कि धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं। धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं। तो इस बात को यहां पर आप समझ लें कि धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनता है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं। कुछ उदाहरण सीख लें। ये पैटर्न आपको केवल याद रखना है। आपके बुक में जो दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को आप लीजिए। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड है। ये HCl से अभिक्रिया होती है। ये ठोस है, सॉलिड। HCl एक्वस के रूप में लवण बनेगा, CuCl2। यह भी एक्वस के रूप में बनेगा, जलीय विलयन, साथ में जल। बैलेंस कर देंगे 2HCl, CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तब बनेगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 और जल। तो धातु का जो ऑक्साइड है, तांबे का ऑक्साइड यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन होता है तो कॉपर सल्फेट और जल बनाता है। इसी प्रकार जो क्षारक होते हैं, अब अम्ल के स्थान पर हम क्षार कर देंगे तो दूसरा प्रश्न हो जाएगा। जैसे यहां पर अम्ल है तो यहां हम बदल करके क्षार कर दें। और धात्विक ऑक्साइड यहां अभिक्रिया नहीं होगी, बल्कि अधात्विक ऑक्साइड। क्षारक जो अभिक्रिया करेगा धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। अम्ल जो अभिक्रिया करेगा वो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। ध्यान देने वाली बात है, धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, और अधात्विक ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा। क्योंकि आप समझ चुके होंगे, यहां पर लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड और यहां बदल करके हो जाएगा क्षारक या क्षार। तो क्षार
अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल बनेगा। तो यहां पर अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय गुण वाले होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण ले लिया जाए। कार्बन अधातु है, अधातु से जो ऑक्साइड बनता है, अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अधातु का ऑक्साइड बनता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। तो धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया यह धात्विक ऑक्साइड होगा, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण क्षारीय होता है, शुरुआत में ही पढ़े हैं। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। क्षार के रूप में यहां पर आप NaOH ले सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहां पर उदाहरण बुक में दिया है, वही ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि बुझा हुआ चूना या भखरा चूना भी इसको कहा जाता है। अब क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण कैल्शियम और कार्बन है तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जल। यह जो इक्वेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, आपके लिए कोई नया नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का इसका जो उपयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दीवारों की पुताई सफेदी करने के लिए होता है। और सब प्रश्न आता है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है उससे ये रिएक्शन करता है, और कैल्शियम, देखिए यहां पर गलत है, CaCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। ये जल वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है और तब दीवारों पर सफेदी आ जाती है, संगमरमर जैसी सफेदी आती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये गैस के रूप में है, ये भी गैस के रूप में है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर Na है, SO2 है, इसका मतलब कि सोडियम का यह सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट। Na2, SO4 और जल का निर्माण होगा। Na2 SO3 दिया हुआ है तो SO3 ही लिख देते हैं। सोडियम सल्फाइड इसको कहेंगे। ये भी साल्ट है, लेकिन सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन अधातु है और हाइड्रोजन का ये ऑक्साइड है। H2O हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल के बारे में आप जानते हैं, जल का स्वाद उदासीन होता है, तो ये अम्लीय नहीं होता है। NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं होते हैं। यदि आप पूछे कि कैसे पता लगेगा कि अम्लीय है कि नहीं, तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इसके बारे में निष्कर्ष दिया है, उसी निष्कर्ष को हम लोग सीख रहे हैं। ये ना अम्लीय होते हैं। अब कहा जाए कि जब अम्लीय नहीं है तो क्या क्षारीय है? जल का स्वाद आपने चखा है, खट्टा नहीं लगता है, कड़वा भी नहीं लगता है, तो क्षारीय भी नहीं होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? जब अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, तो न्यूट्रल, उदासीन हो जाएंगे। एक और प्रश्न हम देख रहे हैं अब कि सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, यह प्रश्न पूछ देता है। अम्ल के बारे में भी जान गए, अम्लों बहुत से अम्लों को आप सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, क्षारकों के बारे में भी समझ रहे हैं। तो अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं? जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल HCl H2SO4 HNO3, ये क्या है? तो एसिड है, अम्ल है।
NaOH, CaOH whole twice, MgOH whole twice, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार हैं। क्या समानता मिल रही है, क्या नजर आ रहा है? अम्लों में हाइड्रोजन मिल रहा है और क्षार में OH। ये सबसे बड़ी समानता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है और सभी क्षार में या सभी क्षारकों में हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है अम्लों में और क्षारकों में हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सबसे बड़ी समानता है ये, यही आपको याद भी रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितने पदार्थों में हाइड्रोजन पाया जाए वो सभी अम्ल ही होंगे। सभी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ अम्ल नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना होगा। प्रयोग के माध्यम से इसको दर्शाया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, अल्कोहल। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है। तो इन सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर के बारी बारी से जांच करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं आइए सीख लेते हैं। एक बड़ा सा बीकर ले लिया गया और बीकर में यहां पर रबर का कार्क लगा दिया। प्रयोगशाला में रबर का कार्क होता है। इसमें 2 आल्पीन, रबर में आल्पीन आसानी से धंस जाएगा। आल्पीन डाल दिया, अंदर तक धंसा दिया और उसके बाद ये आल्पीन थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहां तक हम डाइल्यूट तनु अम्ल का विलयन ले लेते हैं। तनु अम्ल का विलयन मतलब ऐसा अम्ल जिसके स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो, कंसेंट्रेट नहीं लिया जाता है। यह है कील, लोहे की कील होगी। लोहा, ये रबर का कार्क है। कुचालक पदार्थ है ये। और ये बर्तन है जिसको बीकर आप लिख सकते हैं, बड़ा बीकर। अब यहां से हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। के का मतलब हुआ स्विच, कुंजी की। के मतलब की। यहां बैटरी प्लस माइनस। 6 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं, दोनों में से कोई जो अवेलेबल हो बैटरी लेंगे। और यहां पर हम एक हल्का सा उसी पावर का जो कि बैटरी से जल जाए एक बल्ब लगा देते हैं। अब धारा प्रवाहित करते हैं। की को दबा करके धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट इसमें प्रवाहित करते हैं।
यहां पर हमने जो तनु अम्ल लिया है, मान लीजिए कि हम डाइल्यूट HCl लिए हैं, तो डाइल्यूट HCl जब लेंगे तो यह बल्ब जलने लगेगा। जब इस तरह की व्यवस्था हम कर लेंगे, घर में भी की जा सकती है ऐसी व्यवस्था। आपके पास डाइल्यूट HCl नहीं है, नींबू का रस ले सकते हैं, क्योंकि नींबू में अम्ल होता है, ये बल्ब जल जाएगा। डाइल्यूट HCl को हटा करके उसकी जगह पर हम H2SO4 लेकर के ये इस प्रयोग को दोहराएंगे, ये बल्ब जल जाएगा। यदि वहां पर हम अल्कोहल लें, इस विलयन के स्थान पर हम यदि अल्कोहल का प्रयोग करें तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अल्कोहल में हाइड्रोजन होते हुए भी ये बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। ग्लूकोज का विलयन लिया जाए तो भी बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, इन पर ये प्रकाशित नहीं होगा, इन पर ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पास करेगी। इसका मतलब हुआ कि तनु अम्ल जो अम्ल है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसके जगह पर तनु अम्ल को हटा करके यदि हम क्षार लें, NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक लें, तो भी ये बिजली का बल्ब प्रकाशित होगा, क्योंकि क्षारक भी जल में घुल करके आयन बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए भी विलयन को लेकर के जब दोहराया जाता है तो परिपथ, जो सर्किट यहां पर दिया हुआ है, ये परिपथ का बल्ब जलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अम्ल का जलीय विलयन, क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जब किसी भी जलीय विलयन से, किसी भी विलयन से इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित होता है, विद्युत की धारा प्रवाहित होती है, तो आयन, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आयनों का प्रवाह है, आयन प्रवाहित होते हैं। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन और सभी क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, अम्लों में H+ आयन और क्षार में OH- आयन पाए जाते हैं। अम्लों में हाइड्रोजन आयन और क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन। याद रखना है, यही विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करते हैं। अम्ल विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार विलयन में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अम्ल की अम्लीयता, अम्ल का जो अम्लीय गुणधर्म है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है, और क्षार का जो क्षारीय गुणधर्म है वह हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति के कारण होती है। अतः अम्ल और क्षारकों के आयनों में टूटने के कारण अम्ल और क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं और इन्हें वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं वो आयन में नहीं टूट पाते हैं, वहां पर आयनों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए उनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उनमें अम्लीय और क्षारीय का गुणधर्म नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।